So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 3rd of class 12 physics, that is current electricity. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक बेसिक सा ही हमारा चैप्टर आ जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो या फिर और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल सब कुछ डीपली हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो नोट्स हैं और भी जो सब चीजें हैं उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो सबसे पहले यहां पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे चैप्टर का नाम भी है करंट, तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब सिंपली होता है द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो सिंपली हमारा मतलब आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, और आई की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारी वैल्यू होती है। और ये क्या होता है? इट इज नॉट स्टेडी, मतलब ये जो करंट फ्लो होता है वो स्टेडी मतलब सेमिनार फ्लो में हमारा फ्लो नहीं होता। मींस जैसे अगर 5 एम्पियर करंट है तो सिंपल वो 5 एम्पियर ही नहीं जा रहा है, उसमें कभी वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज्यादा होती रहती है, कभी कम होती रहती है। हम इसकी क्या लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू लेके रखते हैं। ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो करंट को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, दो तरीके से हम इसको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। मतलब अगर कैलकुलेशन के लिए भी फिजिक्स में यूज करें तो एक तो होता है हमारे पास एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब है टी टाइम से लेके टी प्लस डेल्टा टी टाइम तक का जो हमारे पास बीच में जो वैल्यू आई उसको एक तरीके से हम बोल देते हैं एवरेज करंट। मींस इफ द चेंज डेल्टा इफ अ चार्ज ऑफ डेल्टा क्यू फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी, उस करंट को हम बोलेंगे अपना एवरेज करंट। और दूसरा करंट हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। देखो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट, मींस यहां से यहां तक की एक वायर है, वायर में एट एन इंस्टेंट एट एनी टाइम इंटरवल टी पर हम अगर वहां पर पता लगाना चाहिए कि यहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वैल्यू होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई इज इक्वल टू डेल डी क्यू बाय डी टी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं करंट से रिलेटेड। जैसे करंट क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इसकी एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फ्लो करता है, लेकिन ये क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो करंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है, और जो उसकी अदर यूनिट्स होती है सीजीएस यूनिट में, जो कि हम इतनी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इससे आ सकता है, जो कि होती है ईएमयू, बायोट और एम्पियर हमारी ये यूनिट्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो जब भी किसी की 1 की मींस कोई भी हमारी यूनिट है उसकी 1 की डेफिनेशन, 1 यूनिट की डेफिनेशन देनी हो, तो उस फॉर्मूले में जो भी और फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब की वैल्यू 1 1 रख दो, तो वहां से जो डेफिनेशन बनती है वही हमारी ये बनती है। जैसे व्हेन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन द करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। या क्या आ गई हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ गई। अब हमारे करंट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एक तो एसी, डीसी और तीसरा होता है हमारा वेरिएबल करंट। एसी तो देखो जो बेसिकली हमारे घर में यूज हो रहा है वो हमारा एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें क्या होता है जो करंट की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है, और जो पोलैरिटी मींस पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी हमारा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी जो इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इन विच जो आई है वो हमारा नॉर्मल करंट हो गया, आई नॉट मतलब हमारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और टी मतलब हमारा हो गया टाइम। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा डीसी। डीसी मींस डायरेक्ट करंट, जो कि बेसिकली बैटरीज में होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। थर्ड आता है और डीसी में हमारी क्या जो पोलैरिटी है वो भी सेम रहती है, और जो करंट की वैल्यू है वो भी हमारी क्या रहती है? फिक्स रहती है। थर्ड जो टाइप ऑफ करंट आता है वो आता है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट का मतलब होता है जिसमें जो पोलैरिटी है वो तो सेम रहती है, बट करंट की वैल्यू क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं अपना वेरिएबल करंट। नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटा सा टर्म आती है करंट डेंसिटी। देखो यहां पर ये छोटी सी टर्म है, बट आगे चल के ये काफी यूज होगी जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक करेंगे, तो उसको ध्यान से समझना। देखो करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं जे से, और जे की जो वैल्यू होती है जे इज इक्वल टू आई बाई ए हमारी वैल्यू होती है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m0 l-2 t0 a हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम कहां पर यूज करेंगे? इस करंट डेंसिटी के टॉपिक को हम जब अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक करेंगे वहां पर यूज करेंगे, तो उसको अपना माइंड में रखना। चलो आगे बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ जो आप अपना 9th क्लास से 10th क्लास से साइंस में फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, सिंपल भाई हमारा लॉ आता है कि जो हमारा आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वी के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और यहां पर हम कांस्टेंट देते हैं आई, हमारे पास फॉर्मूला बनता है वी इज इक्वल टू आर आई। मींस इसमें वी क्या होता है? वोल्टेज होती है, आर हमारा रेजिस्टेंस और आई हमारी करंट होती है, और जो वी आई का ग्राफ होता है वो हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। किन्होंने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय द जॉर्ज साइमन ओम इन 1828। वैसे जो ओम्स लॉ है ये सब चीजें तो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बस ये कुछ बेसिक चीजें
चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपका जो टॉपिक बनेंगे ना आगे वो एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे ही आएगा रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है जब भी किसी वायर में क्या है कुछ करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो वायर की लेंथ पर और दूसरे इसके एरिया पर। लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस वायर जितनी पतली होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी वायर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे मोटी वायर होगी उतना हमारा क्या होगा कम रेजिस्टेंस होगा। बट एरिया भी हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, वरना तो वायर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी। तो हमारा जो अगर हम दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखे तो आर आ जाता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट देते हैं, वो हम देते हैं रेजिस्टिविटी मींस रो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। अब बात करते हैं ये किससे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम मीटर से मेजर करते हैं, जो दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, बाकी आपने लैब्स में कभी यूज भी किया होगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है मींस रेजिस्टिविटी, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे कि ये किस तरीके से वेरी करती है या फिर क्या क्या करती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलो बाकी समझ के हम हर एक टॉपिक को ही समझेंगे। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का मतलब होता है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जब आपका जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल के इक्वल होता है। इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, ओम मीटर हमारी यूनिट होती है, और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो है ML3T-3A-2, ये फॉर्मूला हो गया। बाकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो हमारे टेम्परेचर पर, दूसरा हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर पर। अब आगे चल के हम देखेंगे कि टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। बात करते हैं कुछ जो छोटी छोटी सी टर्म्स आती हैं जिनसे एक मतलब ये तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन इनसे रिलेटेड मैं बताऊंगा किस तरीके से पूछते हैं। जैसे एक तो वर्ड आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और कंडक्टिविटी जिसको डिनोट करते हैं के से, और कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अब देखो ये जो के और जी है ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो आगे रिलेशन आएंगे वहां पर यूज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का आएगा, वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसका जो न्यूमेरिकल से और साथ ही इसका डेरिवेशन, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो जब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी व्हेन, अगर मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस कंडक्टर के ऊपर हमने क्या लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमारे पास वहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं वीडी से। वीडी किसके इक्वल होता है, माइनस का ई कैपिटल ई टॉर्क अपॉन एम। जो स्मॉल ई है वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। जिस रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो दो अगर एक इलेक्ट्रॉन है सिंपल, दो सक्सेसिव कोलिजन करते हैं, मींस ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन ये इससे टकराया, फिर ये आगे जाके दूसरे से टकराएगा, तो ये इससे टकराया और फिर ये दूसरे से टकराएगा, तो इनके बीच का जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और एम मतलब हो गया हमारा यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 रख दे तो वहां पर जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी उसी को सिंपल हम बोल देते हैं मोबिलिटी। डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू किसके इक्वल होता है, वीडी बाय ई के इक्वल होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम हमारा होता है। जो उसकी यूनिट होती है मोबिलिटी की वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये हमारी यूनिट आ गई। और जो मोबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल के, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए जो चार्ज को फ्लो कराते हैं वो इलेक्ट्रॉन से फ्लो कराते हैं, ना कि जो हमारे होल्स हैं वो कराते हैं, क्योंकि होल्स की जो मोबिलिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आता है I इज इक्वल टू NEA/VD, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, A मतलब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD हमारी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ये हमारा सिंपल सा रिलेशन आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो यहां पर देखो जो जैसे हम टॉपिक करके आए थे कंडक्टिविटी, और हम करके आए थे एक अपना करंट डेंसिटी, वो हमारा यहां पर यूज होगा। जैसे J इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, के ई के इक्वल होता है। जो इसमें J है वो हमारा किसके इक्वल है,
वो हमारी करंट डेंसिटी और के हमारा क्या हो गया कंडक्टिविटी होगी, ये हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रेजिस्टिविटी की वैल्यू आती है फॉर मेटल्स, नॉन सेमी इंसुलेटर्स एंड हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए। ये देखो ये कुछ रेंज है कि कितनी रेंज में हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। इन रेंज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एग्जामिनेशन में गैस लगा सकते हो। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि अगर आपको वो पूछ ले कि मेटल की आपकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कितनी होती है, तो मेटल्स के लिए होती है 10⁻⁻8 से लेके -6 तक, और इंसुलेटर के लिए होती है 10⁻18 से लेके 5 तक, और सेमीकंडक्टर के लिए होती है 10⁻5 से लेके 3 तक हमारी ये होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो लिमिटेशन सिंपल सी है कि जो आईवी रिलेशन होता है वो वेरीज करता है जब भी हम पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। एक तो ये लिमिटेशन है। सेकंड आता है कि अगर हमें करंट को बढ़ाना होगा तो हमें जो वोल्टेज है उसको भी चेंज करना होगा, और वाइस वर्सा, जैसे अगर हमें वोल्टेज को चेंज करना है तो हमें करंट को भी चेंज करना होगा। मीन्स हम एक चीज को कॉन्स्टेंट रख के दूसरी की वैल्यू वेरी नहीं कर सकते। थर्ड करंट जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेजरेबल करंट स्टार्ट फ्लोइंग एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर बनाना होगा तभी हमारा कुछ क्या है करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। मींस करंट 0 से 5 एम्पियर जाने में भी कुछ टाइम लेता है। तो ये कुछ हमारी ओम्स लॉ की लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट जो दो छोटी छोटी टर्म आती है, तो ओहमिक एलिमेंट। ओहमिक एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो हमारे क्या करें, जो मटेरियल ओम्स लॉ को क्या कर दे, फॉलो कर दे, उनको बोलते हैं ओहमिक एलिमेंट, और जो फॉलो नहीं करेंगे उनको बोलेंगे नॉन ओहमिक एलिमेंट। ओहमिक एलिमेंट के एग्जांपल आ जाते हैं मेटल्स एट टी टेम्परेचर, और नॉन ओहमिक एलिमेंट के जो एग्जांपल आ जाते हैं वो आ जाते हैं जैसे पीएन जंक्शन जो डायोड है हमारे पास वो, और हमारे पास जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, नॉन ओहमिक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन और डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। देखो जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के। तो अगर यहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होगी, रिलैक्सेशन की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा केस आता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन द केस ऑफ कंडक्टर तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री जो चार्ज होते हैं वो क्या होती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और एन की वैल्यू बढ़ने से मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ने से जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू कम होने से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास रेजिस्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो एन बढ़ने से क्या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। तो ये आ जाता है सेमीकंडक्टर का केस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए कि रेजिस्टेंस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन द केस ऑफ हम कंडक्टर की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या केस आता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है RT = R0 1+ का अल्फा T, ये हमारा फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नया टेम्परेचर आएगा टी टेम्परेचर चेंज करने से, तो RT की हेल्प से वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जो इसमें अल्फा है, अल्फा का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और जो ये देखो यहाँ पे से ये पॉइंट ध्यान रखना, जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, और हमारे पास नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए पॉइंट्स आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक जो छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मतलब कि जो रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर। अगर लेंथ और एरिया की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाता है, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम इनमें वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे R2/R1 = L2/L1 का होल स्क्वायर, और एरिया के लिए आता है R2/R1 = A1/A2 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना जो एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 2 रेशियो चेंज हो जाता है 2 और 1 का, और जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से आता है। अगर हम डायरेक्ट एक वैल्यू को याद रखें तो अगर हम लेंथ को डबल कर देते तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, और अगर हम एरिया को डबल कर दे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, 1/4 टाइम्स हो जाता है। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी याद रख सकते हो कि इन सीरीज में हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और पैरेलल
रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं। ऐसी कलर कोडिंग का टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं ये नोट्स में डाल रहा हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से एग्जामिनेशन में पक्का आपका क्वेश्चन आएगा, वो आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 4 रेजिस्टेंस का, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लगाते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो बीच के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वहां पर क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हम यूज कहां पर करते हैं, यूज करते हैं अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस, उसमें से 3 हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू हमें पता है और एक की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहां से उसकी इस मेथड से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस जो एडजेसेंट साइड होती है उन दोनों का रेशियो, 2 अपोजिट एडजेसेंट साइड है उनके इक्वल होता है। जैसे यहां पर P/Q इज इक्वल टू R/S हमारे इक्वल होगा। तो यहां से 3 वैल्यू हमें पता है, तो उसकी वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी तो फोर्थ वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे इसको हम क्या नल मेथड बोलते हैं। नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बीच वाली जो रो होती है, मींस बीच के डायगोनल्स होते हैं, वहां पर हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। दिस मेथड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसलिए भी हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड को यूज करते हैं। बाकी सेंसिटिविटी विल बी हाई इफ द ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, अगर सारे जो चारों रेजिस्टेंस लगाए हैं उनकी ऑलमोस्ट वैल्यू इक्वल होगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी, वो हाई होगी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। आर विल बी सेम इन AC एंड DC, मींस जो रेजिस्टेंस होता है वो चाहे हम AC यूज कर ले चाहे हम DC यूज कर ले, वो हमारे क्या होगी, सेम ही होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है किरचॉफ्स लॉ। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। किरचॉफ के 2 लॉज आते हैं, KCL एंड KVL। हमारे KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। देखो इसमें क्या होता है, एक जंक्शन पॉइंट अगर हमारा मान लो, तो वहां से कुछ वायर्स आ रही है और वहां से कुछ वायर्स निकल रहे हैं, मींस कुछ से करंट जा रहा है और कुछ से करंट आ रहा है, तो उन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। बाकी जो किरचॉफ लॉ होते हैं हम कहां पर यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं ना, जहां पर बहुत सारी वायर्स बहुत सारे जंक्शन बन जाते हैं, वहां पर हम अपना करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर एक जंक्शन पॉइंट है तो जंक्शन पॉइंट पर जितनी भी करंट आ रही है उनकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और जितनी करंट जा रही है उनकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इन सबको सम करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। ये आ जाता है हमारा KCL। बात करते हैं KVL की, तो KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास पूरे क्लोज सर्किट में हमारे पास एक क्लोज लूप है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन सब पे अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू देखें और हमारे पास जो टोटल बैटरी लगी हुई है उसकी वैल्यू देखें, तो इन सबको अगर हम सम कर देते हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल आती है, वो 0 के इक्वल आती है। मींस E डेल्टा V इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आता है। या फिर हम बात कर सकते हैं समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ IR, मींस जो इंडिविजुअल हमारे पास क्या लगे हुए हैं, पोटेंशियल ड्रॉप जहां जहां पर हो रहा है वो, और जो हमारा टोटल बैटरी का EMF है वो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। साइन कन्वेक्शन की बात करते हैं, फिर इनका एक एग्जांपल भी लेंगे, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके ये किरचॉफ लॉ हमने किए। साइन कन्वेक्शन कैसे है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, मींस जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ से हम मेजर कर रहे हैं, तो हम IR की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लेंगे नेगेटिव। बाकी अगर हम जो क्लोज लूप है उसमें डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, अगर हमारी बीच में बैटरी पड़ती है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो हम लेंगे वैल्यू को नेगेटिव से, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब एरोस तरफ जा रही है हमारी मेजर करते हुए, तो वो हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारे पास यहां पर एक लूप है जो कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, इसमें हमें क्या वैल्यू निकालनी है, KVL और KCL लगाते हैं। सबसे पहले हम लूप लेते हैं, जो हमारा पहले वाला लूप है ABMN, हम अपना लूप लेते हैं। इसमें जो हमारा टोटल EMF होगा, जो बैटरी लगी हुई है ये वाली, EMF किसके इक्वल होगा, जितने भी बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आ रहे हैं उन सबके सम के इक्वल होगा। कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट रो में देखेंगे AB वाली रो में I1 R1 प्लस का जो सेकंड रो है BM वाली R3 I3, और थर्ड जो रो है हमारी MN, उसमें I1 और R1 हमारा ये आता है, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल होगा। ऐसे ही हम अपना सेकंड इक्वेशन बना देंगे, इसकी हेल्प से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपना करंट की भी और अपनी वोल्टेज की भी निकाल सकते हैं। जो KCL होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, और जो KVL होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। देखो सेल को अगर हम सीरीज में और हम अपना क्या पैरेलल कंबाइन करें, तो वहां पर हमारा जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी उसके डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास यहां पर है, जो कि है सीरीज के लिए है I = NE/R, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ये सीरीज में कब होता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और पैरेलल के लिए हम यूज करेंगे I = NE/r, हम ये अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। स्मॉल r का मतलब होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि सेल के अंदर का है, और कैपिटल R मतलब कि हमारे पास जो बाहर का रेजिस्टेंस मींस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। अगर हमने ग्रुप में लगा दी कुछ सेल्स, हमने क्या लगा दी,
सीरीज में कुछ हमने पैरेलल में लगा दी, तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। बात एक करते हैं नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट क्या है कि हमने n सेल्स क्या लगाई हुई है, सीरीज में लगाई हुई है, तो उनमें से कुछ n डैश सेल्स की हम क्या कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। तो वहां पर हमारे पास जो नया ईएमएफ बोल सकते हैं या फिर करंट बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो और मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो सीयूटी में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगी वहां पर ही डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो वो आता है ई डैश इज इक्वल टू n माइनस का 2n डैश इंटू ई। ई डैश मतलब हमारा जो नया जो ईएमएफ आएगा वो, n मतलब हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स थी, n डैश जिनकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, और e मतलब कि हमारा जो पुराना जो ईएमएफ था वो। तो ये हम यूज कर सकते हैं। r विल बी सेम, अगर आप पोलैरिटी चेंज कर देते हो कुछ सेल्स की, तो r फिर भी जो टोटल पहले r था वो r अब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो करंट की वैल्यू होती है, i इज इक्वल टू n माइनस का 2n डैश इंटू ई अपॉन r प्लस का एन आर, ये हमारी वैल्यू आती है जो कि करंट की वैल्यू आती है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ द करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड। मींस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी जो यूनिट सिंपल होती है वो भी ओम ही होती है। कुछ इसके पॉइंट्स आते हैं जो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है और उसका कंसंट्रेशन है उसी पर डिपेंड करता है ये स्मॉल आर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम अब इसकी बात करें, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इस ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गई, इलेक्ट्रोड्स होगी। तो जितनी ज्यादा डीप होगी उतना हमारा क्या होगा, कम रेजिस्टेंस इसमें होगा। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम हमारे पास क्या होगा, एक तरीके से रेजिस्टेंस होता जाएगा, मतलब एक लिमिट तक ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा पूरा टू टर्मिनल्स है सेल्स के, पूरा एक क्लोज सर्किट में उनके दोनों जो रोड है उनके बीच का जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है, हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द सेल्स इन द क्लोज सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है, डिनोट करते हैं ई से डिनोट करते हैं। यहां पर हमारा पॉइंट आता है द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट। मींस एक पूरे सर्किट में एक यूनिट चार्ज को फ्लो करा के लाना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और घूम के नेगेटिव टर्मिनल में आया, तो जो काम सेल को करना पड़ेगा उस काम को हम बोलते हैं ईएमएफ, जिसको डिनोट करते हैं ई से। ई की वैल्यू होती है W अपॉन Q, यूनिट होती है V। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट। और जो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू होती है वो किससे, वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, एक हमारी पोटेंशियल डिफरेंस मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है, अगर सेल क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। नेक्स्ट एक रिलेशन की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की, हम तीनों की बात करते हैं। तो इसमें रिलेशन आता है स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस का 1 इंटू R, ये हमारा रिलेशन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन द करंट I पास थ्रू इट। अगर किसी कंडक्टर में से हम करंट पास कर रहे हैं तो वहां पर कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसी हीट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और जिसकी यूनिट है वो होती है हमारी जूल। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल रेट ऑफ कंजप्शन को ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको डिनोट करते हैं P से। P किसके इक्वल होता है, I स्क्वायर R के इक्वल हमारा होता है, जिसकी जो यूनिट होती है वो वोट हमारी होती है। और ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि जो कमर्शियल यूनिट होती है वो हमारी 1 किलोवाट आवर होती है, जिसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हमारी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किसके इक्वल होता है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ये हमारा रिलेशन आता है। या फिर हम यहां से करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि आएगा सप्लाई वोल्टेज माइनस का ईएमएफ अपॉन आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपनी करंट की वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, हाँ एक आध टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। मींस सेल्स की वैल्यू अगर अलग अलग है तो हम सीरीज में क्या यूज करते हैं, जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनका जो ईएमएफ है उनको अगर सम कर दे तो हमारे पास टोटल जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और पैरेलल के हम सबका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तब जाके हम इनको प्लस करेंगे। और ये हमारे पास क्या आते हैं, फॉर्मूलेज आते हैं। मैंने 2 के लिए भी लिखा हुआ 4 2 सेल्स, क्योंकि ये 2 सेल्स वाला एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो डायरेक्ट ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले, सारे
टॉपिक्स आपके ये आ जाते हैं। हमने जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप एक सब्सक्राइब करते हो हमारे लिए मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस की तरह काम करता है, हमें भी अच्छा लगता है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको चेकआउट जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।